नमस्ते, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत। इसके तहत जो है आज हम 3 मार्च से 18 मार्च के बीच जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर्स के वो कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं अपना पहला टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले ये सूचना, प्रत्येक मॉर्निंग 9 बजे और इवनिंग में मंडे टू फ्राइडे अब की बार मेंस पार्ट सीरीज के तहत जो है ये प्रश्न कराए जाते हैं, तो आप इसको देखते रहिएगा। यहाँ न केवल आपको प्रश्न कराए जाएंगे, इसका मॉडल आंसर भी मिलेगा, साथ ही साथ आंसर राइटिंग करना कैसे है, आंसर राइटिंग को लेकर के जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ क्लियर होते रहेंगे। और प्रत्येक शनिवार को जो है वो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का जो है वो आता रहेगा 9 बजे सुबह। इस समय जो है आप चैनल पे बने रहें और इसका लाभ उठाएं। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है कि 97वां जो है वो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो अनोरा है, ये याद रखिए। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है, सीन बेकर है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार मिला है, मतलब जो अनोरा फिल्म के निर्देशक हैं। अनोरा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाई ही है, इसके निर्देशक को भी जो है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो एड्रियन ब्रॉडी हैं, और ये किस फिल्म के लिए मिला है, तो द ब्रूट लिस्ट के लिए मिला है। याद रखिएगा कि द ब्रूट लिस्ट के लिए मिला है, न कि अनोरा के लिए। लेकिन अगर अभिनेत्री की बात की जाए सर्वश्रेष्ठ, तो मिकी मेडिसिन है, और इन्हें जो है वो अनोरा फिल्म के लिए ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, निर्देशक और फिल्म तीनों में जो है वो अनोरा का दबदबा कायम रहा। कान फिल्मोत्सव में भी पाल्स डी ओर पुरस्कार जीत चुकी अनोरा की जो थीम थी वो यौन कर्मियों से संबंधित थी। मतलब इसकी जो थीम थी वो यौन कर्मियों को लेकर के था, और आपको भी इस थीम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है प्रश्न पूछने का दायरा जो है वो आयोग का थोड़ा सा डेप्थ में हो गया है, और वो थोड़ा सा चीज़ों को और गहराई में जाके पूछ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि बस फिल्म अनोरा को याद कर लिए काम हो गया, नहीं, थोड़ा सा और चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की ओर से लापता जो लेडीज है उसे जो है भेजा गया था, और ये किसके निर्देशक की थी, तो किरण राव इसके निर्देशक थी। हालांकि यह जो है पुरस्कार पाने में असफल रही। तो ये ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो आप इसको देखिएगा, और मुझे भरोसा है कि यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो इतने में ही आपका काम चल जाएगा। जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि देश के सभी मतदाताओं को मिलेगा यूनिक इपिक पहचान पत्र। देखिए, ये अभी तो भविष्य की बात है कि इस पे तो आयोग काम कर रहा, चुनाव आयोग, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका प्रयोग आप जो है अभी अगर जो मुख्य परीक्षा देने बच्चे जा रहे हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब चुनाव सुधारों को लेकर के। और ऐसे में भी अगर चुनाव आयोग चुनाव सुधार लोकतंत्र के बारे में आए तो ये एक नई पहल है, तो आप वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने कराया है कि यूनी इपिक, जिसमें मतदाताओं का आधार की तरह एक अनूठा नंबर जो है वो मुहैया कराया जाएगा। आप सभी जानते होंगे ना कि आपको एक आधार नंबर होता है, तो उसी तरीके से एक यूनिक इपिक नंबर दिया जाएगा, वो मतदाता पहचान पत्र होगा। और वर्तमान में करीब जो है वो 99 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। ऐसे में इन्हें सहूलियत प्रदान करने की दिशा में यह जो है महत्वपूर्ण प्रयास है। तो 99 करोड़ मतदाताओं के लिए एक यूनिक इपिक नंबर की व्यवस्था की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। आधार नंबर की तरह होगा अनूठा इपिक नंबर, जिससे न केवल मतदाताओं को ट्रैक किया जा सकता है, बल्कि एक देश एक मतदाता सूची पहल को भी जो है वो मदद मिलेगी। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि इस समय जो सरकार है एक देश एक चुनाव तो कराना चाह रही है, तो उसमें जो एक देश एक मतदाता सूची की जो बात है
और आए दिन जो एक आरोप लगता है पार्टियों के द्वारा कि मतदाता सूचियों में व्यापक स्तर पर छेड़छाड़ की जा रही है, तो उसके भी रोकथाम के लिए ये जो पहल है ये बहुत सराहनीय पहल होगी। इसके माध्यम से यदि कोई मतदाता कहीं भी स्थानांतरित होता है तो उसे इसी यूनिक नंबर से दूसरी जगह मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही जहां से मतदाता था वहां से नाम जो है वो स्वतः हटा दिया जाएगा। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर सपोज करिए आप गोरखपुर के रहने वाले थे, अभी तक इस जो आपको जो यूनिक इपिक नंबर मिलेगा उसका प्रयोग आप गोरखपुर की विधानसभा चुनाव में कर रहे थे और खुदा न खास्ता आप दिल्ली आके रह रहे हैं, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग आप उसी नंबर उसी आइडेंटिटी के साथ यहाँ कर सकते हैं और आप यहाँ वोट दीजिए और वहाँ आपकी चीज़ें मतदाता सूची से आप वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो ये कितना अच्छा है कि आप देश में कहीं भी बसिए, आपको एक परमानेंट जो है वो नंबर मिल जाएगा जो आपका एक तरीके से पहचान पत्र भी होगा और मतदाता पहचान पत्र भी होगा। और इससे जो है एक देश एक मतदाता सूची की जो प्रक्रिया है वो सफलीभूत होगी। और जो इसमें भ्रष्टाचार चीज़ें थी कि भाई बहुत ऐसा होता था कि लोग जाते थे मतदान करने, उनका नाम ही नहीं आता था कि भाई हम ही कई बार गए अपने गांव में वोट डालने, बहुत तैयार होकर के गए जब बूथ पे तो पता चला कि अरे यार हमारा तो नाम ही नहीं, मतलब हम डाल ही नहीं पाए। या बहुत से पार्टी के लोग थोड़ा सा जो नीचे स्तर पे जो सर्वेक्षण होता है BLO के माध्यम से वो इसमें हेराफेरी करवा लेते हैं, मतलब जिनसे लगता है कि इनका हमको वोट नहीं मिलेगा तो उनका वोटर ID मतलब जो वोटर से जो नाम है वो डिस्टर्ब करवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी रोकने में बहुत सहायक रहेगी ये जो पहचान पत्र है यूनिक इपिक नंबर। हालांकि इस पे काम हो रहा है, बहुत संभावना है कि चुनाव आयोग आगामी जो चुनाव में इसका प्रयोग करे। तो आप लोग इसको देखिएगा और ये अपने पेपर 2 एस्से में ये सब चीज़ों में यदि यहाँ से प्रश्न आएगा तो इसका उपयोग भी करिएगा, क्योंकि ये नई घटना है तो आपको एक अच्छा उदाहरण मिलेगा अपनी चीज़ रखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ हमारे प्रोग्राम हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। देखिए एक हमारा प्रोग्राम है अब की बार मेंस पार, ये उन बच्चों के लिए जो अपना 29 जून को जिनकी मुख्य परीक्षा जो इस बार PT पास कर लिए हैं, तो वो इस बैच से तो ज़रूर जुड़े, क्योंकि यहाँ जो है डेली आपको न केवल क्वेश्चन दिया जा रहा है बल्कि उसकी डेली मार्किंग जो भी कमी है वो बताई जा रही है, साथ ही साथ आपको उसका मॉडल आंसर दिया जा रहा है। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इतनी सहूलियत इस टेस्ट के माध्यम से दी जा रही है और यहाँ प्रयास यही है कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबको कवर किया जाए, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या जो PYQ हैं उनको करा दिया जाए। और दूसरा हमारा है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए है कि जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जिनका ध्येय है कि हम 2025 का जो PT देंगे, तो ये उनके लिए है। क्योंकि अगर अभी आप इस बैच से जुड़ते हैं तो यहाँ जो है 15 अगस्त तक आपका पूरा टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर आप PT दीजिए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। तो ये दोनों बैच हैं, इनसे जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। देखिए इसी तरीके से आप कॉपी भेजेंगे, ऐसे पूरा मूल्यांकन होगा और जो भी कमी रहेगी प्रॉपर वे में बताई जाएगी। यदि आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है एकदम बताया जाएगा और फिर ये मॉडल आंसर भी जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए नंबर तीसरा जो हमारा टॉपिक है, भारत बना चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो विजेता। इधर आप जान ही रहे होंगे कि क्रिकेट का जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था और जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो उस पर भी मैंने कुछ कराया था, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। मतलब वहाँ जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैंने बता ही दी थी। अब चूंकि भारत जीत गया है तो थोड़ा सा आप जानिए कि कुल इसमें 8 टीमें थी, संस्करण इसका 9वां था और 2017 के बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ। मतलब 2017 के बाद मतलब 3 साल उधर और 5 साल मतलब 8 साल के बाद इस ट्रॉफी का पुनः आयोजन हुआ था। 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच कहाँ हुआ था, तो देखिए हुआ तो कुछ मैच पाकिस्तान में हुआ था, कुछ मैच संयुक्त अरब अमीरात में भी हुआ था,
लेकिन मेजबान देश कौन था, तो वो पाकिस्तान था। और भारत जो है तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो खिताब जीता है। मतलब इसके पहले भारत 2 बार और जीत चुका था। वो कब जीता था, तो वर्ष 2000 में भारत एवं श्रीलंका जो है वो संयुक्त रूप से विजेता थे चैंपियंस ट्रॉफी के। 2013 में भारत ने इंग्लैंड को हराया था, और 2025 में जो है वो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। और जो 2017 का विजेता देश था वो पाकिस्तान था, जो अभी मेजबान था। पाकिस्तान की क्या स्थिति रही ये तो आप लोगों ने मैच के दौरान देखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ आपको देखिए कुछ चीज़ें आपके लिए होमवर्क भी हैं। पहला होमवर्क ये है कि आपको इसमें ये बताना है कि भारत की तरफ से तो जो कप्तान थे रोहित शर्मा वो तो थे ही, न्यूजीलैंड के कप्तान कौन थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताना है कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है। ये भी आपके प्रश्न का ही भाग है, क्योंकि आयोग वहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो देखिए हम ऐसा नहीं है कि उसको बता नहीं सकते थे, लेकिन हम जान के छोड़ दिए कि थोड़ा बहुत एफर्ट आप लोग भी लगाएं, क्योंकि पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ते रहेंगे तो और भी चीज़ें सीखते रहेंगे, क्योंकि हमारा या कोई भी टीचर के देने की एक सीमा होती है, कितना वो मैटर आपको दे पाएगा एक सीमित समय में। लेकिन आपके पास तो अनलिमिटेड समय है। आप उस समय का जो है रील्स देखने के बजाय इन्हीं सब चीज़ों को देखने में लगाइए, जिससे जीवन बनेगा। तो ये सर्च करके कमेंट करिएगा, और जो भी बच्चा कमेंट करेगा, अगर वो हमारे किसी भी बैच में एडमिशन चाहेगा, तो उसको उस कमेंट के बेस पे जो है, बिहाफ पे जो है, हम 100 रुपया उसको छूट भी देंगे। ये आप लोगों के एक ऑफ़र भी है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइएगा। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और न्यूजीलैंड की कप्तान कौन थी ये आपको बताना है। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने हाईजैक की ट्रेन। अभी हमारे बीच जो हमारे बगल के जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, वहाँ एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि वहाँ के जो बलूचिस्तान प्रांत है, मैप में ये दिख रहा होगा, देखिए अगर ये पाकिस्तान का मैप है, थोड़ा सा कट गया है, तो ये जो एरिया है यही देखिए बलूचिस्तान है। और यहाँ क्या है, यहाँ आज़ादी को लेकर के जब पाकिस्तान बना, उस चूँकि इन लोगों की ये मंशा था कि हम जो है एक स्वतंत्र जो है अपना राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता ये ऐसा नहीं कर पाए। और पाकिस्तान के द्वारा जो है, पाकिस्तान की जो सरकार के द्वारा यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। इनके मिनरल्स का भरपूर दोहन किया गया। यहाँ काफ़ी अच्छे मिनरल्स हैं। इसकी अवस्थिति भी बहुत अच्छी जगह है। देखिए ग्वादर बंदरगाह भी यही है। पाकिस्तान का जो चीज़ें हैं, मतलब पाकिस्तान का जो चाबहार, ग्वादर, ये सारे बंदरगाह की स्थिति भी यही है। तो इसको भी ले करके मतलब पाकिस्तान बड़ा सचेत रहता है। चाइना ने यहाँ बहुत इन्वेस्ट भी किया है। तो ये बहुत पाकिस्तान का हॉट स्पॉट वाला जो क्षेत्र मान लीजिए है। और यहाँ के जो विद्रोही हैं BLA, मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मतलब ये एक्सप्रेसवे को मतलब एक तरीके से हाईजैक किया। इसका नाम था जाफर एक्सप्रेसवे। ये है ट्रेन। और BLA चाहता क्या है कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम स्थित प्रांत बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है। मतलब ये ऐसा क्यों चाह रहा है कि यही चाह रहा है कि भाई हमको जो है पाकिस्तान से अलग करिए, हम अपना जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनका मानना है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों का अनुचित जो है वो शोषण कर रही है। और ये जो है ये आरोप भी सही है, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही खनिज साधन संपन्न क्षेत्र रहा है पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ से ये सब चीज़ों का दोहन हुआ, लेकिन बदले में उस तरीके की विकास की परियोजनाएं यहाँ नहीं चलाई गई। यहाँ के लोग अभी भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। तो ऐसे में इनको लगता है कि पाकिस्तान हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो ये इसलिए विद्रोह हो रहा है। और अफगानिस्तान ईरान की सीमा से लगे इस क्षेत्र में चीन ने ग्वादर बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं में निवेश भी किया। देखिए यहाँ है यही, और यहाँ जो है चीन ने ग्वादर बंदरगाह के तहत और जो एक जो रोड वाली परियोजना है, तो उसमें भी इसने काफ़ी निवेश किया है। क्योंकि आप अगर यहाँ देखेंगे, देखिए ये चाइना है, थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो ऐसे ही रास्ता गया है ये CPC वाला। तो अब यहाँ से डायरेक्ट फिर ये समुद्र में पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी किसकी, चाइना की।
और इसके लिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा भी देता है, आर्थिक मदद भी देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका सहयोग भी करता है। तो पाकिस्तान के लिए भी ये ज़रूरी है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो चाइना को लेकर के उतना विरोध ना हो और चीज़ें स्मूथली चलती रहे, जो अब हो नहीं रहा है। आए दिन यहाँ आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, और आतंकवादी घटना तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये लोग भी अपने हक की ही डिमांड कर रहे हैं। और कहीं भी अगर सरकारें किसी के साथ अन्याय करेंगी तो अन्याय कितना दिन तक, एक समय के बाद तो वहाँ प्रतिकार शुरू ही हो जाएगा, और वो प्रतिकार, वो विरोध यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ रेकोडिक जैसे खनन प्रोजेक्ट है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण एवं तांबा खदान माना जाता है। सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है मिनरल्स के मामले में। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, देखते रहिएगा। फिर दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, 5 नंबर जो हमारा टॉपिक है कि स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी IQ-एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। सोचिए कि अगर विश्व में 20 सबसे प्रदूषित शहर है तो उसमें 13 शहर कहाँ के हैं? केवल भारत के हैं। और मेघालय का जो बर्नीहाट है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। हमारा जो मेघालय है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ का बर्नीहाट है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2023 की तुलना में भारत में प्रदूषण जो है वो कम हुआ है, जिसके चलते 2023 में दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश से 2024 में यह 5वें स्थान पर आ गया है। मतलब इतना सब होने के बाद भी हम संतोष इतना ही कर सकते हैं कि 23 में जो हमारी रैंकिंग 3rd थी वो 24 में थोड़ा सा सुधर करके वो 5th हो गई है। बाकी स्थिति तो यही है। और हम तो ऐसे जगह रह रहे हैं कि यहाँ हम लोग अच्छे से महसूस भी करते हैं। अभी पिछले हफ्ते होली थी, हम गांव गए थे, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन वही है कि रोजी रोटी के सिलसिले में आदमी घर से दूर रहता है, गाँव से दूर रहता है और इतना ख़राब लाइफस्टाइल जीता है। तो कहने को तो शहर चकाचौंध वाली चीज़ें, लेकिन यहाँ इतना मिलावट, इतनी प्रदूषण की वाकई में जो एक आंकड़ा निकलता ना कि अगर आप ऐसे महानगरों में रह रहे हैं तो आपकी जो जीवन प्रत्याशा वो घट रही है, तो वो सही बात है, वो घट ही रही है क्योंकि यहाँ सब कुछ आपको प्रदूषित ही मिलना है। तो ये चीज़ें हैं। अगर विश्व के सबसे 5 प्रदूषित देश की बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पर चाड है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे हमारा बांग्लादेश है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथा पे कांगो और 5वें पे हम भारत हैं। मतलब 2 तो हमारे पड़ोसी हो गए, बांग्लादेश 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे पाकिस्तान, 1st पे चाड है और 4th पे जो है वो कांगो है। तो ये चूँकि महत्वपूर्ण सूचकांक अभी रहा है तो इसको भी आप लोग देखिएगा। फिर 6ठा नंबर कि PM मोदी को मिला मॉरिशस का सर्वोत्तम सम्मान, मतलब सर्वोच्च सम्मान होगा, सर्वोच्च सम्मान होगा। और आप सभी जानते होंगे कि अभी जो है हिंद महासागर में अवस्थित जो मॉरिशस है वहाँ की यात्रा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करी है, वो वहाँ गए हैं और इसी के तहत वहाँ की सरकार ने इन्हें जो है अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। उसका नाम क्या है कि द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने का जो है वो ऐलान किया है। किसी राष्ट्र की ओर से PM मोदी को दिया जाने वाला यह 21वां सम्मान है। मतलब इस तरीके का जो है वो पुरस्कार जो है वो PM मोदी को 21 राष्ट्रों ने, मतलब इसके पहले 20 राष्ट्रों ने भी दिया है। मॉरिशस के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो 21वां है और PM मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। मतलब प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्हें ये जो पुरस्कार मिला है, ये पहले प्रधानमंत्री तो है लेकिन पहले भारतीय भी हैं। मतलब अभी तक भारत में किसी को ये पुरस्कार नहीं मिला था जो अभी मॉरिशस ने इन्हें दिया है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है और चूंकि ये बन सकता है आपकी परीक्षा में RO के लिए या किसी भी जगह, तो इसको भी आप देखिएगा। 7 नंबर जो हमारा टॉपिक है कि सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के लिए नासा ने रवाना किया अंतरिक्ष यान।
देखिए जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तो ये रवाना हो गया था, और जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो मुझे बहुत आशा है कि जो हमारी सुनीता विलियम्स हैं वो धरती पर सकुशल आ चुकी होंगी। तो चूँकि अभी जो हम मैटर बना रहे हैं तो ये उनके रवाना होने का समय का है कि जो लेने गया है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने से, सोचिए 8 दिन के लिए ये गई थी और 9 महीना किसी कारणवश उनको वहाँ रहना पड़ा। तो इनके धैर्य को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है। और ये फंसी हैं किसके साथ? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, ये 2 अंतरिक्ष यात्री हैं। और इनको लेने के लिए जो मिशन का नाम है वो क्रू 10 है, और रॉकेट कौन सा? फॉल्कन 9 है। तो इसका भी याद रखिएगा चूँकि महत्वपूर्ण, और बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स का है। और जब ये आ जाएंगी तो उसको ले करके भी अगर कुछ महत्वपूर्ण रहेगा तो वो तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। साथ ही साथ आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने से देखिए, एक पेज में इसको लिखिए और इससे जो भी नई अपडेट आए तो उसको जो है फिर ऐड कर लीजिए। तो अपने से भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो ऐड करते रहिए। और करंट अफेयर्स के पढ़ने का अप्रोच भी यही होता है कि आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़िए, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण विषय होते हैं। आप लोगों को ये लगता है कि सर लास्ट में आएगा वही आँख वाली, उससे हम कर लेंगे, लेकिन आँख वाली के चक्कर में आजकल कितना परेशान होना पड़ रहा बच्चों को कि वो करंट अफेयर्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब आयोग भी जान रहा है, क्योंकि आयोग चाहता है कि आप लोग बहुत पढ़िए। वो भी जानता है कि अच्छा एक चीज़ तो वो ऐसा ऐसा दे भी रहा है कि अब सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल रही हैं। तो आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, वीकली आपको पढ़ना चाहिए। मंथली जो आपकी मैगजीन है वो तो मस्ट है, फिर वीकली जो हमारा जो ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम है इसको तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ प्रयास ही करते हैं कि सारे टॉपिक को कवर करें। तीसरी चीज़, जो डेली न्यूज़पेपर है उसको आप भी पढ़िए, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर केवल करंट के लिए उपयोगी नहीं है। जो करंट की चीज़ें आप तो अवेयर होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये आपके मेंस में और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आपके संपूर्ण पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। और दुर्भाग्य तो तब है जब हमारे बहुत से स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और लेकिन ये है कि न्यूज़पेपर का कोई विकल्प बताइए। अरे गधा, न्यूज़पेपर का क्या विकल्प बताइए? आप ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और न्यूज़पेपर से भाग रहे हैं, तो फिर अब क्या ही कहा जाए। लेकिन यहाँ यूट्यूब की दुनिया में सब है कि वो तो कह ही देंगे कि नहीं नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आइए हम सब करवा दे रहे हैं, और बच्चे वहाँ कर भी रहे हैं। लेकिन वो देखिए, कोई कुछ करके दे दे और कहीं आप करिए, जब आप किए रहेंगे और दूसरे को देखेंगे तो वो ज़्यादा आप ले पाएंगे चीज़ों को। और अगर दूसरे पे ही डिपेंड रहेंगे तो आप उतना ही ले पाएंगे जितना वो आपको देगा। तो प्रयास करिए कि आप अपने से भी एफर्ट करिए, और अपने से इतना एफर्ट करिए कि आपको कुछ अतिरिक्त की ज़रूरत पड़े तो आप चैनल पे आइए या टीचर के संपर्क में आइए। लेकिन कुआं खुद खोदने का प्रयास करिए, क्योंकि तभी आपको मीठा जल मिलेगा, नहीं तो जल के दर्शन नहीं होंगे। ये सच्चाई है और हम बार बार इसको बोलते भी रहते हैं। फिर नंबर 8 नंबर जो हमारा है, थोड़ा सा रायसीना डायलॉग के बारे में देखिए, 2025 के बारे में। आयोजन कब हुआ? 17 मार्च से 19 मार्च 2025 के बीच हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। संस्करण कौन सा था? 10वां था। आयोजनकर्ता कौन थे? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एवं विदेश मंत्रालय, इसके 2 जो है वो बॉडी थे, और इन्हीं लोगों ने मिल करके इसका आयोजन किया। रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 17 मार्च को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और अगर इसमें मुख्य अतिथि की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन इसके जो है वो मुख्य अतिथि हैं। थीम क्या है इसकी? तो काल चक्र लोग शांति ग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि अगर एक साल नहीं आया, चूंकि ये जो रायसीना डायलॉग होता है प्रत्येक वर्ष होता है, और अगर एक साल नहीं पूछा है तो फिर अगले साल ये जरूर पूछा गया है कि इसका आयोजन कब हुआ, इसकी थीम क्या थी, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे। और मुझे तो याद है कि एक बार इटली की जो
वो थी इटली की प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, वो थी। और शायद 2023 वाला या 24 वाला ही था, और वो पूछा गया था। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें। और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत को जो है वो बढ़ावा देना। क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है। और इसमें बहुत करीब करीब 130 से 35 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया है। तो ये भारत के बढ़ते कदम को भी दिखाता है कि भारत जो है वैश्विक स्तर पे किस तरीके से अपनी छाप छोड़ रहा है। तो इसको भी देखिएगा। 8 नंबर टॉपिक जो हमारा है। फिर एक्सियोम 4 मिशन है, बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। और इस मिशन का आयोजन नासा के सहयोग से निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा किया जाएगा। मतलब इसमें नासा और एक्सियोम जो एक निजी कंपनी है, इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इस मिशन में भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। इसका नेतृत्व नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन करेंगे। किसका? एक्सियोम जो ये 4 मिशन है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है भारतीय वायुसेना के अधिकारी और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को जो है एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट नामित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। और शुभांशु शुक्ला जो है भारत के गगनयान कार्यक्रम के जो है वो अंतरिक्ष यात्री भी हैं। तो चूंकि इसमें भारत का भी प्रतिनिधित्व है, भारत के शुभांशु शुक्ला भी प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मिशन है। आप लोग इसके बारे में भी जानते रहिएगा। ये है एक्सियोम मिशन। फिर 10वां और आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक है कि 57वां एवं 58वां बाघ अभ्यारण्य की घोषणा हुई है। और थोड़ा सा आप देखिए कि मध्य प्रदेश के रातापानी बाघ अभ्यारण्य को देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का जो है वो 8वां बाघ अभ्यारण्य है। मतलब ये जो रातापानी है वो मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया गया, जो मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 57 है वो रातापानी है और MP का 8वां, और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो 58वां है देश का, और मध्य प्रदेश का चौथा है तो 9वां बाघ अभ्यारण्य है। तो ये तो अभी करंट की चीज़ें हो गई। और थोड़ा सा आप और पीछे भी जाके देखिए कि छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो 56वां, एवं मध्य प्रदेश की जो है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 55वां जो है टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश का 7वां अभ्यारण्य था। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 9 टाइगर रिजर्व हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य 9 है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम है। जबकि सबसे छोटा बोर टाइगर, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, मतलब जो महाराष्ट्र में अवस्थित बोर टाइगर रिजर्व है वो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में देखिए 4 टाइगर रिजर्व हैं। इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में है। और एक बार तो यही पूछ लिया गया था कि दुधवा टाइगर रिजर्व वो किस जिले से संबंधित है, तो वो लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में है। फिर जो दूसरे नंबर का है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले में है। तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, बिजनौर जिले के अमनगढ़ में है। और चौथा जो है वो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो चित्रकूट में है। तो ये 4 हैं उत्तर प्रदेश के। और
वर्तमान में अगर टाइगर रिजर्व से चीज़ें पूछी जाती हैं तो यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैंने इतना डिटेल से कराया है कि आपको 58वां 57वां सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की चीज़ें बता दी कि 4 टाइगर रिजर्व है। फिर ये भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो पूरा डिटेल से ही इस वीडियो में मैंने देने का प्रयास किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये कुछ लिंक्स हैं, देखिए एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आपको यहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा, और भी आपके परीक्षा से लेकर के जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो यहाँ आपको दी जाती हैं टाइम टू टाइम। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ प्रश्न पूछेंगे, हमारे जो एडमिन लोग हैं वो आपकी चीज़ों की जानकारी देंगे, बताएंगे। और ये हमारे 2 चैनल है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, जिससे हम आप अभी रूबरू हो रहे हैं। तो ये दोनों आपके चैनल हैं, इन्हें आप ही को आगे बढ़ाना है। जैसे अभी तक आप लोगों ने खूब अच्छे से सहयोग दिया, स्नेह दिया, तो इसी तरीके से इसे अभी भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।